बैंक एफडी वर्सेस बैंक बॉन्ड्स की इस बेसिक एजुकेटिव सीरीज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, दिस सीरीज इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और ये हमारी कंपनी का नाम है और जो कि लखनऊ में सरन चैम्बर्स 2 पार्क रोड में स्थित है। बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं कैसे वहां आना है। दफ्तर जब खुल जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए विजिट्स भी यहाँ पे इन्वाइटेड रहेगी, बट फिलहाल हम लोग एक प्रोटेक्टेड वे में यहाँ पे 1 तारीख से सिस्टम चलाएंगे जहाँ पे एक टाइम में कुछ लिमिटेड गेस्ट वहाँ पे आ सकते हैं। आप लोग भी अपने खुलने के बाद अगर अपॉइंटमेंट लेके आना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका स्वागत रहेगा। बट फिलहाल टीम चार्ट जो हमारी है, जो लोग आपसे डील करते हैं, आप उन्हें घर बुलाना चाहते हैं और उनके साथ भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं विद प्रॉपर प्रोटेक्शन, तो हमारी टीम भी उसके लिए अब तैयार है और तैयार हो रही है, ताकि हम प्रॉपर मास्क लगा के सैनिटाइज करके सिस्टम के हिसाब से आपके घर अगर आप बुलाएंगे तो हम आपके घर आएंगे और ये इन्वेस्टमेंट्स की डिस्कशंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो ऑब्वियसली मेरे और मोहित गुप्ता, हम लोग दोनों फाउंडर्स मेंबर्स हैं इन्फिनिटी फिनसर्व के, और हमारे साथ नीचे 3 डिपार्टमेंट काम करती है, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं, एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और एक सपोर्ट डिपार्टमेंट है। ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट रिपोर्ट करती है मोहित गुप्ता जी को। मैं मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग का काम देखता हूँ और हमारे इन तीनों डिपार्टमेंट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिनसे आप रूबरू होते हो, मिलते हो, वो है इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट। अगर आप इस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे मिस्टर तरुण, अमित सक्सेना, ज्ञानेश, विपिन, ये आपको 4 लोग हमारे इन्वेस्टमेंट काउंसलर टीम में हैं। अभी इस वक्त ये लोग 2 तरह की काउंसलिंग आपको दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, बट लोग क्या करते हैं कि अपने आप का टाइमिंग फिक्स करते हैं और ये लोग आपके यहाँ एनी डेस्क या किसी भी ऑनलाइन टूल, जो हमारे पास टूल है, उससे आपसे जुड़ जाते हैं और आपको पूरा आपकी पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन, आपसे बातचीत वगैरह करते हैं। तो एवरीडे 4-5 लोगों का मीटिंग चलता रहता है। आपको भी अगर अपने इन रेस्पेक्टिव काउंसलर से बात करनी हो तो आप उनसे बोलिए और उनके साथ वीडियो चैट में जुड़ के उनके साथ रूबरू होइए, सो दैट विल गिव यू अ गुड इनसाइट। इसके अलावा कम्युनिकेशन टीम में हमारे साथ दीप रतन जी और अंजलि, ये लोग हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हैं। जो मेल्स आप तक पहुंचती हैं, इनविटेशंस आप तक पहुंचते हैं, मार्केट रिपोर्ट पहुंचती है, सब मिस्टर दीप हमारे यहाँ बैक एंड कम्युनिकेशन देखते हैं। सपोर्ट्स के तौर पे आपको नितिका जी से बातचीत होती रहती है और पूजा हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में बैक एंड में देखते हैं। तो ये हमारी टीम है दोस्तों। इस टीम के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो लाइब्रेरी, अगर आपने हमारा आज तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारी वीडियो लाइब्रेरी विजिट करिए। youtube.com पे जाएंगे और इन्फिनिटी फिनसर्व टाइप करेंगे, इन्फिनिटी फिनसर्व, तो आपको हमारी वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज हमारा ज्यादातर हिंदी बायस्ड है, बट फिर भी अगर किसी को स्पेशली इंग्लिश में कुछ सुनने का मन हो तो वो जरूर हमें बताएं। हम उनके लिए या तो सबटाइटल्स या इंग्लिश भी क्रिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारे पास अनेकों टॉपिक पे है। एक रिटायर्ड आदमी को रेगुलर इनकम कैसे लेना चाहिए, SIP कैसे करनी चाहिए, गोल्ड प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इक्विटी क्या होती है, अच्छे स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, फियर ग्रिड पे कंट्रोल कैसे करें, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको वहां मिलेंगे, है ना। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। फेसबुक के पेज पे अगर अभी तक आप लोगों ने हमें नहीं फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि बस छोटा सा बटन चाहिए, अपने फेसबुक पे जाइए। इन्फी रूपी में 3 बारी है, ये ध्यान दीजिएगा, 3 बारी है, 1 2 3, ये 3 बारी लिखेंगे इन्फी रूपी में, बस फेसबुक पेज पे आप पहुंच जाएंगे हमारे, और उसको आप लाइक कर लीजिए। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी, जो कि एक अच्छी न्यूज होगी, आपके लिए अच्छी खबर होगी। आज का जो ट्रेनिंग फ्लो है, जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि आज का ट्रेनिंग फ्लो में हम क्या लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो आज ऑब्वियसली डेट मार्केट और डेट को, बैंक एफडी को मुझे कंपेयर करना है बैंक के बॉन्ड्स वगैरह जो मार्केट में आते हैं उनसे, लेकिन मैं उसको इन 4 चरण पे लेके चलूंगा। पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा कि डेट और इक्विटी में अंतर क्या है और क्या होता है डेट, क्या होता है इक्विटी, जो कि आप जनरली जानते हैं, बहुत सारे सेशंस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्विकली इस पे ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, बट डेट एंड इक्विटी का एक डिफरेंस को मोटा मोटी समझते हुए आगे बढ़ूंगा।
दूसरा चीज जो है, हमारे देश में लेंडिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि जब हम किसी को उधार देना चाहते हैं तो हमारे देश में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा और उस पर नजर डालेंगे। तीसरा मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक्चुअली ट्रांसफरेबल डेट पेपर और नॉन ट्रांसफरेबल डेट पेपर, ये क्या होता है, ये शब्द क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे निवेश में, उधार देने के क्रम में, उसको समझेंगे। और तब फाइनली पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक बैंक एफडी और बैंक बॉन्ड में क्या अंतर है। क्योंकि सीधे सीधे उस अंतर को अगर मैं लिख भी दूंगा ना, तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स को समझने से पहले हमें इन पॉइंट्स पे क्लैरिटी चाहिए, तब हम उस कॉम्परेटिव पॉइंट्स को ठीक से समझ पाएंगे। सो ये हमारा अगले आधा घंटे का सेशन होने वाला है दोस्तों। सो लेट मी स्टार्ट। एंड सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एक फाइनेंशियल रिसिप्ट होता क्या है। फाइनेंशियल रिसिप्ट जो शब्द है, बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है। जब भी हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, व्यक्ति या बिजनेस, ज्यादातर तो हम बिजनेस को ही उधार देंगे ना, तो बिजनेसेस को जब हम उधार देते हैं तो आपको वो बिजनेस वाला आदमी एक रसीद देता है, एक रिसिप्ट आपके रुपए के अगेंस्ट में। क्योंकि देखिए, बिना रसीद के तो आप किसी को पैसा देंगे नहीं ना। तो जो रिसिप्ट आपको मिलता है, उस रिसिप्ट को हम डेट पेपर कहते हैं। अगर आप उधार देते के क्रम में जो रसीद मिलता है, जो उधार देने के क्रम में रसीद मिलता है, उसे डेट पेपर कहते हैं। उस रसीद को डेट पेपर कहते हैं। लेकिन जब आप किसी के बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हो, किसी के धंधे में आप हिस्सा लेते हैं, और तब भी रसीद मिलेगा, तब भी मिलेगा, लेकिन उस रसीद को इक्विटी पेपर कहते हैं। दोनों रसीद का अंतर क्या है दोस्तों? जो डेट वाली रसीद होती है ना, डेट वाली रसीद, इसमें लिखा रहता है कब मैच्योरिटी है, इसमें लिखा रहता है कितने ब्याज मिलेगा, इसमें लिखा रहता है कितने दिन का टेन्योर है। और इक्विटी वाले पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। इसमें सिर्फ लिखा रहता है आप इतने हिस्से के मालिक हो गए, मेरे बिजनेस के इतने हिस्से, मतलब जितना नंबर ऑफ शेयर्स होता है उतना शेयर्स का खाली हिस्सा लिखा हुआ होता है, बस। ये सब नहीं लिखा होता, क्योंकि इक्विटी में तो कंपनी बंद तो आप भी बंद, और कंपनी चमकी तो आप भी चमके, आप तो पार्टनर बन गए ना। तो ये जो रसीद होती है बिल्कुल अलग होती है, ये रसीद अलग होती है। तो चलिए, इसीलिए ये दोनों रसीद जो होती है, फाइनेंशियल रिसिप्ट, ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो इसी दुनिया में डेट रिसिप्ट और इक्विटी रिसिप्ट का खेल हो रहा होता है। यानी डेली जो धंधेबाजी हो रही है, जो ट्रेडिंग हो रही है, जो ये स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, ये सब कुछ डेट और इक्विटी के बीच में ही बटा हुआ है। तो कितना डेट कितना इक्विटी, ये बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और धंधा सोचती है कि जैसे आपका बिजनेस हो, अगर कल को मान लो कोई, आपको बिजनेस में दो ऑप्शन है, एक है कि उधार लें यानी कि डेट लें, और दूसरा कि हम अपने बिजनेस में हिस्सेदार बुलाएं यानी इक्विटी बेचें। तो अगर आप उधार लेने जाओगे या इक्विटी लेने जाओगे, किस बात पे तय करेगा दोस्तों? इस बात पे तय करेगा कि आपका बिजनेस कितना मजेदार है, कितना सेफ है। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल सेफ है, आपको लगता है कि यार इस बिजनेस में हमारे को 1-2 साल में तो पैसा आ ही जाएगा, रिटर्न आ ही जाएगा, क्या करना है बेकार में किसी को पार्टनर बना के, तो थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, किसी तरह 2 साल निकाल लिया तो निकल गया। तो ऐसा आदमी जो है, ऐसा बिजनेस कभी भी किसी को पार्टनर नहीं बनाएगा। वो डेट में पैसे उधार से लेगा, उधार लेके चुका देगा, और उसके बाद जिंदगी भर अपना मालिकाना हक जमाएगा। लेकिन जो आदमी को लगता है नहीं यार, पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस में बड़े सारे खतरे हैं, पता नहीं ये क्या हो, तो वो जो अनसर्टेनिटी वाले बिजनेसेस होते हैं, वो पार्टनर बनाते हैं। वो कहते हैं आओ यार मेरे साथ मेरा रिस्क बांटो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कि डेट हमेशा सेफर बिजनेस ही ले पाती है, या ऐसा बिजनेस जिसे लगता है कि मेरे को आफ्टर सम पीरियड मैं चुका लूंगा। और इक्विटी हमेशा रिस्की बिजनेस ही इक्विटी रेस करता है। वरना आप खुद सोचो ना, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और आपको सब कुछ सही दिख रहा है आगे का दुनिया, तो आप क्यों किसी को पार्टनर बनाओगे? अपने धंधे में खुद ब खुद धंधा करते जाओगे, बैंक से थोड़ा बहुत ओवरड्राफ्ट उठाओगे, या फिर कहीं से उधार उठा लोगे, है ना। तो ये बहुत क्लियर पार्ट है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर किसी भी कंपनी का खरीदते हैं, तो हम उसका मुनाफा नहीं खरीद रहे होते दोस्तों, हम उसका खतरा खरीद रहे होते हैं, रिस्क। और वो रिस्क अगर पे कर जाती है, यानी कि वो पॉजिटिवली प्ले कर जाती है, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाता है, और अगर नहीं तो आपको घाटा मिल जाता है। लेकिन डेट में जब हम किसी को पैसा देते हैं, उधार देते हैं, तो ऑब्वियसली हम उस बिजनेस के फायदे को ही खरीद रहे होते हैं। क्योंकि डेट में हमेशा, मैंने भी अभी बताया कि बिजनेस तभी उधार लेता है जब उसे कंफर्म्ड होता है कि उसे
फायदा होना ही है। नाउ देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो जब आप एक बार डेट पेपर, इक्विटी पेपर की भाषा समझ गए दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको कोई अभी दिक्कत की अब बात यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इक्विटी पेपर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑल तो आज का सेशन मेरा इसके ऊपर है नहीं, फिर भी हम क्विकली आपको समझ लें और देख लें कि क्या इसमें बेसिक चीजें हैं। सो इक्विटी प्राइवेटली भी इश्यू हो सकती है और पब्लिकली भी, यानी अगर आपको किसी को अपने धंधे में पार्टनर बनाना है तो आप 50 से कम आदमी अगर बुलाते हो अपने धंधे में तो आप प्राइवेट कंपनी कहलाते हो, और जब 50 से ज्यादा लोग उसमें धंधे में आपके शामिल हो जाते हैं एज ए पार्टनर तो उसे हम पब्लिक कंपनी कहने लगते हैं। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया दोस्तों। तो आपको अगर बाजार में आज किसी को उधार देना है, सॉरी किसी के धंधे में शामिल होना है, तो हम पहले बहुत सारे सेशंस में आपको समझा चुके हैं कि हमें पब्लिक लिस्टेड कंपनी ढूंढनी पड़ती है, और ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ती है जहां पार्टिसिपेशन अलाउड है, और वो पार्टिसिपेशन हम आईपीओ में या जैसे भी लेंगे, और जो भी उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कंपनी प्राइमरी मार्केट में आएगी, और या तो हम उसको पैसा दे के पार्टनरशिप लेंगे या सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे और एनएससी बीएससी में ट्रेडिंग से किसी आदमी से अपना पार्टनरशिप खरीदेंगे, है ना। तो दैट इज समथिंग विच यू नो। सो आज का चूंकि ये टॉपिक है नहीं तो मैं इक्विटी वाली बातें छोड़ के आगे बढ़ता हूं और डेट पे आता हूं। चलिए, डेट अब आपको समझ आ चुका है कि डेट पेपर क्या है और इक्विटी पेपर क्या है, क्योंकि मैंने यहां आपको रिसिप्ट बता दी थी और इस रिसिप्ट से आप समझ गए थे। मैं अब इन दिनों का खुलासा करते हुए डेट पेपर पे आ गया कि डेट पेपर वो रसीद है जो उधार देने के एवज में आपको मिली है, यानी बिजनेस सामने वाले ने आपको उधार देने के बदले ये रसीद दी थी। चलिए, तो दो तरह के डेट पेपर हैं, एक मैंने कहा नॉन ट्रांसफरेबल और एक ट्रांसफरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें यहां समझनी है। क्या होता है कि जब हम किसी जगह मनी, जो नॉन ट्रांसफरेबल पेपर होता है उसपे लिखा रहता है कि जो ओरिजिनल लेंडर है वही पैसा लेने आए, साफ साफ लिखा रहता है कि मैं धारक को ही दूंगा, मतलब किसी भी धारक को नहीं दे दूंगा, जो ओरिजिनल अलॉटी है उसी को दूंगा, उसी को आना पड़ेगा और उसे ही पीछे रेवेन्यू स्टैंप लगा के सिग्नेचर करनी पड़ेगी। तो यानी एफडी अगर अविनेश कुमार की है तो अविनेश कुमार ही आएंगे तभी पैसा मिलेगा, और या फिर उनके नॉमिनी को मिलेगा अगर अविनेश कुमार को कुछ हो गया तो। लेकिन जो ट्रांसफरेबल पेपर होता है उसमें क्या होता है, अगर अविनेश कुमार को एक वक्त तक लगा कि मेरा काम हो गया, वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उन्हें जाना नहीं पड़ेगा कंपनी के पास, वो रजिस्ट्रार के पास साइन करके इंडोर्स करके वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं अभी समझ आएगा आपको इसकी कीमत, लेकिन समझ लीजिए कि नॉन ट्रांसफरेबल एफडीज, नॉन ट्रांसफरेबल पेपर्स जो होते हैं उसमें डिलीवरी ऑन द एग्रीड डेट ही मिलता है, उसमें जो भी रेट लिखा है वही मिलता है। लेकिन जो ट्रांसफरेबल पेपर्स होते हैं ये जनरली एक भाव पे ट्रेड होते हैं। तो 100 रुपए का अगर एक फेस वैल्यू है, हो सकता है कि ये 100 से यहाँ से ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, हो सकता है यहाँ चला जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक बॉन्ड जो कि गारंटीड रिटर्न दे रहा है और 100 रुपए की फेस वैल्यू पे अगर आपने उसे एक बॉन्ड खरीदा है तो वो क्यों ऊपर और नीचे होता है, पहले तो ये समझने जाएंगे। दूसरा, ये ट्रांसफरेबल है तो आप किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किसी को बेच के अपना पैसा ले सकते हैं, और जिस व्यक्ति को आप देंगे वो यहां से फिर अपना नाम छपवा लेता है, यानी ट्रांसफर हो जाता है उसके नाम। जनरली एक्सचेंज में या सेकेंडरी मार्केट में ऐसे बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है, और एक डेट मार्केट अलग से भी हमारे देश में बना हुआ है जहां ये सब होती है। मनी जो भी डिलीवर्ड होता है वो एग्रीड रेट पे ही होता है, यानी अंतिम दिन जिसके हाथ में होगी, यहाँ पे राम के पास, यहाँ श्याम के पास, यहाँ विनेश के पास, यहाँ गौरव के पास, लेकिन अंतिम दिन जिसके पास होगी वही जाके मैच्योरिटी वैल्यू लेगा, जो कि पहले से गारंटीड है। वो मैच्योरिटी वैल्यू तो गारंटीड है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन इस बीच उसका उथल पुथल होता रहता है। आज हमारी पढ़ाई इसी बात पे है कि जो नॉन ट्रांसफरेबल पेपर है इसके बारे में तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सब कुछ फिक्स्ड है, इसके अंदर कुछ मूवमेंट होनी नहीं है। तो जो ट्रांसफरेबल पेपर हैं जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं और वो लिस्टेड होती है, ट्रेडेबल होती है, वो क्यों ऊपर और नीचे और ऐसे ऐसे चलती है। सो आपको बात मेरी समझ आ गई होगी कि हम करने क्या वाले हैं, और वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। भारत में लेंड करने के लिए मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि क्या क्या हैं। तो नॉन ट्रांसफरेबल सेक्शन में अगर हम भारत में लेंडिंग करेंगे तो कहां कहां करेंगे? बैंक में एफडी कर देंगे,
गवर्नमेंट की जो स्पेशल सीनियर सिटीजन स्कीम आती है उसको दे देंगे, पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे, पीपीएफ में डाल देंगे, कंपनी की जो एफडी होती है डाल देंगे। ये सब क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल एरियाज है। यहां कुछ ट्रांसफर नहीं हो सकता। नाउ जो ट्रांसफरेबल एरियाज हैं वो कौन कौन से, यानी कौन कौन से लोग ऐसे डेट रिसिप्ट इशू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, फिर से आपको याद दिला दूं, ये ट्रांसफरेबल किसकी बात हो रही है और नॉन ट्रांसफरेबल किसकी बात हो रही है? रिसिप्ट की। जो रिसिप्ट होती है डेट रिसिप्ट में, उसकी बात हो रही है। कि जैसे एग्जांपल, मैंने विवेक को उधार दिया, विवेक ने मुझे एक पेपर पे लिख के दे दिया, अविनेश जी 3 साल बाद ये पैसे लौटाऊंगा। और वो 3 साल का जो वक्त है वो पेपर मेरे पास है। मैं गया एक जमीन खरीदने, जमीन खरीदने में मुझे कुछ पेमेंट करनी थी। मैंने उस पेमेंट के साथ ये बॉन्ड पकड़ा दिया उस आदमी को। मैंने कहा ये लो, ये बॉन्ड ले लो, ये 3 साल में विवेक देने वाला है, अभी इसमें 6 महीना बचा हुआ है, लेकिन तुम मेरे को कोई बात नहीं, ये पेपर पूरा रख लो, तुम ले लेना विवेक से। तो ऐसे जो हरकत हो सकती है वो सिर्फ ट्रांसफरेबल में ही तो हो सकती है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ करेंसी, ये रुपए की तरह होता है, जिसको चाहिए दे दीजिए। बस कहां कहां चेंज होगी वो अभी हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ आ गया कि क्या क्या चीज ट्रांसफरेबल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट को जब उधार देते हैं और जो रसीद आपको मिलती है वो ट्रांसफरेबल है। कमर्शियल पेपर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स हमेशा इशू करती है, वो जो है वो ट्रांसफरेबल होती है। ट्रेजरी बिल जो आरबीआई इशू करती है वो भी ट्रांसफरेबल होती है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बॉन्ड इशू करते हैं वो बॉन्ड्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं। और डिवेंचर्स जो प्राइवेट कंपनीज उधार लेती हैं डिवेंचर के नाम से, ये भी ट्रांसफरेबल होती हैं। तो ये सब ट्रांसफरेबल पेपर्स हैं। और आज मैं आपको एक जर्नी दिखाता हूं नॉन ट्रांसफरेबल वालों का क्या हाल होता है, क्योंकि अब आपको समझना जरूरी है दोनों के बेसिक मतलब का अंत क्या है। सो दोस्तों चलिए नॉन ट्रांसफरेबल डेट पेपर की बात करते हैं। आप समझ गए उसमें कौन कौन शामिल है? ये सब जितनी भी स्कीमें यहां लेफ्ट साइड में दिखाई आपको, ये सब नॉन ट्रांसफरेबल पेपर्स हैं। जरा देखिए इनका हाल क्या होता है। अगर एक इन्वेस्टर की जर्नी देखें तो बेचारा अगर 7% पे मान लो आज लगाता है, और से एक वक्त के बाद हम 10 साल मान लेते हैं, यहां से यहां का टेन्योर एक 10 इयर्स टेन्योर मान लेते हैं, तो 10 इयर्स के टेन्योर में अगर हम यहाँ पे ये बैंक की एफडी में लगाएंगे तो गारंटी मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल यहां तो हमें मिलना ही है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे मिलना है जो कुछ भी 10 साल में, से एग्जांपल वाई रुपीज, तो ये वाई रुपीज मुझे दोबारा जब लगाऊंगा तो उसकी जर्नी यहां से शुरू होगी, क्योंकि ब्याज दरें गिर जाएंगी। ये इंटरेस्ट रेट है, आईआर मींस इंटरेस्ट रेट। तो अगर ब्याज दर गिर जाएगा आप कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आप तो एकदम फिक्स्ड रिटर्न पे है ना। ये देखिए नॉन ट्रांसफरेबल है। आप जब मैच्योरिटी से बाहर निकलेंगे तो ये जो फॉल हुआ, यहां से फिर आपकी दूसरी जर्नी चालू होगी, और वो जो दूसरी जर्नी चालू होगी वो यहां से जाके फिर इसी तरह एक पीरियड के बाद फिर नीचे गिर जाएगी, फिर आपकी जर्नी चालू होगी। तो इस तरह जो ये आपका बनता गया, क्या ग्राफ बना, दिस 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 दिस, फिर दिस, फिर दिस। तो ये जो आपके पड़ाव हैं इसको हम हमेशा री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं दोस्तों। ये जो पड़ाव हैं आप समझ पा रहे होंगे, ये पड़ाव वो हैं जब जब आपके एफडीज मैच्योर करते हैं, यानी कि जर्नी ए टू बी, जब आप ए से चले बी पे पहुंचे तो बी से आप धट से गिर जाते हैं नीचे, फिर वहां से आप सी बनता है, उस सी से आप फिर डी पहुंचते हैं, फिर आप डी से ई गिर जाते हैं, फिर एफ पहुंचते हैं। ये जो रिस्क होती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी रिस्क होती है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज। और अगर आप लोग सब इस रिस्क से वाकिफ हैं तो 2-3 बातें समझ लेनी होगी। हमारे देश में जो लोग भी फिक्स डिपॉजिट या इस तरह के पेपर से अपनी लाइफ चला रहे हैं, उनको एक बात समझ के चलना है कि अगर वो लोग बैंक एफडी से ही अपना रास्ता चलाने वाले हैं तो इस रिस्क के दौरान, और उनकी उम्र ज्यादा है, अभी मान लो अभी 60 की है और 40 साल भगवान के दया से उनको जीना है, तो ये 30-40 साल में अभी तो कम से कम वो जीरो पे आ जाएंगे। यहाँ तक हो सकता है जीरो इंटरेस्ट रेट हो जाए। तो आपकी जो उम्र का फाइनल पड़ाव होने वाला है, यानी कि जब आप अपनी उम्र के लास्ट लेग में जी रहे होंगे और जब आपको पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है कि तब तक आपके पास ब्याज दर ही ना बचे। सो आज ये कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकोनॉमी में।
यहाँ पे मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा होगा यार, क्या बातें कर रहे हो बकवास की, ऐसा संभव है क्या? तो भाई मुझे तो याद है, मैं तो उस समय छोटा ही था, लेकिन आप लोग को जो हो सकता है यहाँ मेरे ऑडियंस में कुछ हो जो 65 70 के उम्र के हों, वो मुझे बताएंगे कि 14% एफडी रेट हुआ करता था दोस्तों, 14%। और 14% से ये जर्नी 7 पे तो आई गई है, 7 क्या बल्कि अब फेयर वैल्यू पे बात करें तो 5.7 यानी 6 पे आ चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसा क्यों हुआ? देश के तरक्की होने से हुआ या देश के डिवैल्यूएशन होने से हुआ? तो ये ध्यान रखिए कि जितना भी गरीब आदमी होगा, जितना भी मजबूर आदमी होगा, वो ज्यादा ब्याज देगा, वो ज्यादा ब्याज देगा। और जितना भी ताकतवर आदमी होगा, जिसे पैसे की जरूरत नहीं होगी, आप उसे जबरदस्ती पैसा देंगे तो वो कम ब्याज देगा। तो देश जब अपने बोझ से गुजर रहा होगा, आज कंट्री आपको क्या लग रहा है हमारी देश क्या चाहेगी? लीस्ट इंटरेस्ट बर्डन चाहेगी, लीस्ट इंटरेस्ट बर्डन। वो हर तरीके से अपना काम करना चाहेगी, चाहे वो सोना बेच दे, चाहे वो देश की करेंसी का कुछ दूसरे तरह से पैसा निकाल ले, टैक्सेस में से कहीं इधर उधर मैनेज करे, लेकिन वो ब्याज पे पैसा उठाना चाहेगी भी तो कम दर पे उठाना चाहेगी, ताकि उसके पास पैसे का बर्डन इंटरेस्ट का ना आए, क्योंकि अभी कंट्री को ट्रबल है आगे। और ऐसे भी अगर अच्छा देश करने लगती है, जब उसे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपके पास तो इंटरेस्ट रेट और गिर जाएगा। जैसे अमेरिका में मान लो -1% की भी बात हो रही है, तो -1 मतलब वहां बैंक कह रहा है कि पैसा रखने का हमको तुमसे चार्ज लेना पड़ेगा, हम तुम्हें सालाना बिल देंगे अगर तुम्हें पैसा रखना है मेरे पास। तो ऐसे भी सिनारियोज हो जाते हैं दोस्तों। जापान की वही हालत है। आप जापान के बैंक में जो रिटायर्ड आदमी ने पैसे रखे तो उन सबको साल का पैसा कट जाता है, उनके ब्याज दर में, ब्याज दर तो मिलता ही नहीं, उनके टोटल वैल्यू में से पैसे कट जाते हैं रखने के। तो आप पूछेंगे कि मैं क्या करूं फिर, ऐसे में क्या सिचुएशन है? तो मैं इस कहानी में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज ना भी करूं, तो इतना तो कम से कम बता दूं कि ब्याज दर गिरने वाला है, पॉइंट नंबर 1। आपको यही साइकिल मिलेगी जो मैंने अभी खींची, ये खींची। अब देखना यह है कि ये आपकी उम्र के किस पड़ाव पे आप यहां हैं और किस पड़ाव पे अपने आप को यहां देखते हैं। ये जो मैंने कट आपको दिखाया, एवरी 5 ईयर कट दिखाया, हर 5 साल में, हर 5 साल में ये जो फॉल आपको री इन्वेस्टमेंट का मिलने वाला है, इसको हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं, आरआर। आपको इस आरआर से बचाना हमारा कर्तव्य है। एज एन एडवाइजर, एज ए हेल्पर, मुझे देखना है कि ये आरआर का जो लॉस है, इसको मैं कैसे कवर करूं। तो दोस्तों, तभी शुरू होती है मेरी दूसरी पढ़ाई। और नॉन ट्रांसफरेबल की जरा एक और स्लाइड देख लूं, तब मैं उस दूसरी पढ़ाई पे आता हूं। जो ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया मैं क्या चाहता हूं, मैं आपके इस री इन्वेस्टमेंट रिस्क से आपको बचाना चाहता हूं। तो देखते हैं कि हम कैसे बचेंगे, क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं और कैसे उसको देखेंगे। तो आज की पढ़ाई मेरी यही होने वाली है दोस्तों। नॉन ट्रांसफरेबल डेट पेपर्स की बात करें फिर से थोड़ा सा और, तो एक दूसरी सिनारियोज भी देखते हैं। इस सिनेरियो मैंने क्या किया, बैंक एफडी के साथ बैंक बॉन्ड जोड़ लिया। अब ये बैंक एफडी नॉन ट्रांसफरेबल है, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, ट्रांसफरेबल बैंक बॉन्ड। तो देखिए ये वाली ग्राफ तो वही है जो आपने अभी अभी देखी कि 3% पे आ जाएगा, और इस बेचारे को जब दोबारा निवेश करना पड़ेगा अपनी मैच्योरिटी अमाउंट, तो इस रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैं समझ गया। लेकिन जरा दूसरी ओर इसी पीरियड में एक बैंक का बॉन्ड था जो 100 रुपए का आपने खरीदा था, या कोई भी अच्छा बॉन्ड था, पीएसयू बैंक बॉन्ड था या पीएसयू बॉन्ड था, एनटीपीसी का बॉन्ड था, कुछ भी था। तो वो जो आप खरीदते हैं, उसका चाल जब ब्याज दर नीचे जा रहा होगा ना, जितना ये ऊपर जा रहा होगा, ये आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। प्रॉफिट देते देते एक पीक पे चला जाएगा, यानी जब एकदम इंटरेस्ट रेट बीच की होगी, ये ऊपर हो जाएगा, और फिर जब मैच्योरिटी आने लगेगी तो ये आके कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये जो भाव 100 का 140 तक गया, ये जो भाव गया, अगर आप इसमें बेच लिए होते या ट्रेड कर लेते इस जगह पे अपने बॉन्ड को, तो आपको जो ये 40 रुपया यहां मिल गया कैपिटल गेन की तरह, इसको हम सीजी कहते हैं, कैपिटल गेन, और साथ में जो आपको इतने दिनों का कूपन मिल गया, यानी इंटरेस्ट भी मिल गया, तो आपको कूपन भी मिल गया, तो ये दोनों मिला के आपका प्रॉफिट इतना हो गया, ये मान लो एक्स है जो भी कूपन है, तो ये जो टोटल है ये इतनी हो गई वाई, कि ये वाई दिस शुड बी इक्वल टू वाई।
तो अगर ये जो आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क जनरेट होने वाला है, अगर मैं इसे इस y से कवर कर लूं, यानी आपको मैं इतना इतना कैपिटल गेन दिला दूं एक्सेस का, जितने से आपको ये लॉस होने वाला है इंटरेस्ट रेट का, तो क्या ये अच्छा सौदा होगा या नहीं होगा? यही है गेम, यही है इन्वेस्टमेंट। तो जितने स्मार्ट डेट प्लेयर्स होते हैं, जो लोग उधार देते हैं, वो लोग हमेशा बॉन्ड का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि एफडी के रास्ते से उनको ये नहीं मिलने वाला है, ये वाला गेन, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपकी जो पढ़ाई, मैंने फिर कहा, आज का सेशन मेरा वर्थवाइल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर आप लोग ये सीख पाए और समझ पाए कि एक बॉन्ड कैसे ये कैपिटल गेन जनरेट कर लेता है ब्याज के ऊपर, ब्याज के ऊपर। जैसे ही आपको ये सीखने में आ गया और आप ये सीख गए कि आप कैसे ये कैपिटल गेन हासिल कर सकते हो, कैसे ये कैपिटल गेन कैप्चर कर सकते हो, जैसे ये दो टॉपिक आप सीखे दोस्तों, आपका पूरा पूरा डेट मार्केट की पढ़ाई सक्षम हो जाएगी। सो मेरा अटेम्प्ट यही है कि मैं अगले जो बचे हुए 15 मिनट हैं उसमें आपको इसी बात के ऊपर लेके चलूं और दिखा पाऊं कि कैसे कैपिटल गेन आ सकता है एक गारंटीड बॉन्ड पेपर में। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर है और मैंने जो जो बातें आपको दिखाई सब ठीक है। अदरवाइज कहीं से भी आपको मेरी ये बात नहीं समझ आ रही है या कुछ हो रही है तो लिख दीजिए क्वेश्चन वाले एरिया में, मैं उसको लास्ट में फिर से कवर करूंगा। बट ओके, लेट मी प्रोसीड। कंक्लूजन जो मैं देना चाहता हूं, ताकि मैं पढ़ाने के पहले ये कंक्लूजन दे दूं कि दोस्तों, अगर कोई डेट ट्रांसफरेबल है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क से। ये मेरा कंक्लूजन है, लेकिन ये कंक्लूजन के लिए लॉजिक और प्रूफ अभी देना बाकी है, जो कि मैं दूंगा। लेकिन फिलहाल बात जो मैं दिखाना चाह रहा था इस ग्राफ से कंक्लूजन, कि अगर हम बैंक एफडी के रास्ते चलेंगे तो हमें ये वाई वाला लॉस होगा, अगर हम बॉन्ड के रास्ते चलेंगे तो मेरा ये वाई यानी एक्सेस जो मेरा कैपिटल गेन होगा वो मुझे इस री इन्वेस्टमेंट रिस्क से नलिफाई कर देगा। मेरे ख्याल से ये बात मेरे एकदम क्लियर है और यही बात को मैं यहाँ पे बताना के लिए कंक्लूड कर रहा हूं कि ट्रांसफरेबल पेपर में ही ये संभव है, वो दिखाऊंगा क्यों। और अगर हम रेसिडुअल ईयर्स एट द टाइम ऑफ एवरी इंटरेस्ट रेट फॉल, जितना भी इंटरेस्ट रेट फॉल होगा हमें उसका फायदा मिलता जाएगा। यानी कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट गिरा जाके इस मोमेंट पे जब मैच्योरिटी नहीं बची हुई है, तो कोई फायदा नहीं है इस ट्रांसफरेबल पेपर का। ट्रांसफरेबल पेपर में तभी प्रॉफिट आता है, ये जो कैपिटल गेन देख रहे हैं आप, ये तभी ज्यादा आता है जब कुछ मैच्योरिटी में टाइम बचा हुआ हो। जैसे ये मैच्योरिटी में टाइम बचा हुआ है तो ये टाइम, इसको हम रेसिडुअल टेन्योर बोलते हैं, रेसिडुअल मैच्योरिटी लाइफ कहते हैं। तो ये अगर बची हुई नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट रेट के कोई भी प्रॉफिट, कोई भी कैपिटल गेन इसमें जनरेट नहीं होगा। तो ये जो दोनों तीनों फॉर्मूलाज हैं, जो मेरा पूरा एक्सरसाइज है, इसको मैं आपके सामने बहुत लेमन तरीके से कैलकुलेट करने वाला हूं दोस्तों। सो ये कंक्लूजन को अभी हम प्रूफ करने वाले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, कि जितना टेन्योर बचा होगा, रेसिडुअल टेन्योर जितना बचा होगा बॉन्ड का, वो उतना खिल के बाहर आएगा, उतना ज्यादा कैपिटल गेन देगा। सो चलिए लेट्स सी द कैलकुलेशन। हमारे सामने एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक 100 रुपए का फेस वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉन्ड की 100 रुपए की फेस वैल्यू है और हम उसमें डेट ऑफ इशू 12/20 की है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं ऐसे एक ग्राफ ले लेता हूं और ये मान लेता हूं कि ये जो तारीख है ये है 2020 और हमारे पास ये टोटल 10 ईयर का बॉन्ड है, तो हमको 2030 में इसकी मैच्योरिटी इस बॉन्ड की। ठीक है, तो ये बॉन्ड गारंटीड कूपन दे रहा है और गारंटीड कूपन के हिसाब से ये 100 रुपए की है, तो 100 और इसकी जो मैच्योरिटी आएगी, एवरी ईयर कूपन दे रहा है कितना, 8 रुपया, तो मैच्योरिटी 100 की 100 आएगी, क्योंकि ये 8 रुपया प्रत्येक वर्ष मिल रहा है। कैश फ्लो है, इसको हम कैश फ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लो कितना है दोस्तों, 8 रुपया प्रत्येक बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा हैंड राइटिंग तो लिखना मुश्किल है इस पे, लेकिन 8 रुपीज पर ईयर हमको कैश फ्लो मिल ही रहा है। चलिए, तो अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूं, बड़ा सिंपल फॉर्मूला देखिए, 100 लगा रहा हूं और 8 पा रहा हूं, 100 पे 8, तो यील्ड क्या हुआ दोस्तों, व्हाट इज द यील्ड? तो यील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यील्ड YI
ELD, इसको यील्ड लिख देते हैं। यील्ड, यील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, यानी जो मुझे मिल रहा है और जो मैंने लगाया है, इनटू 100। सो यही तो होता है। तो अगर मैं इनको काट दूं तो मेरा 8% का आपको दिख रहा है यील्ड है। बहुत सिंपल, 100 का 8 किया, 8% की यील्ड आ गई। अब अगर कहीं ये बॉन्ड मेरे को मिल जाती है बाजार में, से एग्जाम्पल 90 रुपीज की, 90 रुपए की, है ना, तो 90 रुपीज की मिल जाएगी तो मेरा क्या होगा, कैपिटल लॉस हुआ। यानी कि अगर जो आदमी खरीदा है, जो पहले से 100 का खरीदा है, उसको कैपिटल लॉस हुआ 10 रुपए की, और जो बायर है उसको बहुत फायदा हो गया, क्योंकि बायर को 8 अब कितने पे मिल रहा है, 90 पे। तो लगाया 90 और मिल रहा है 8, तो यील्ड क्या हो गई, ये 9 कटा 9, 9 9 जा 70, तो करीब करीब हो गई 6.7% के आसपास हो गई, 7%। समझ रहे, यील्ड गिर गई। तो जरा दोनों पर्सपेक्टिव देखिए, अगर आपके पास बॉन्ड है और प्राइस गिर जाती है तो आपको कैपिटल लॉस हो गई। तो पहले तो आपको समझना है किस सूरत में प्राइस गिरती है बॉन्ड की। तो हम पहले आपको बताने जा रहे हैं कि प्राइस कब गिरती है। तो सोचिए, आपके पास 10 साल के लिए बॉन्ड है, 8 रुपए प्रति बॉन्ड मिल रहा है। अगर बाजार में 10 रुपए प्रति ईयर बॉन्ड देने वाला मिल गया, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 8 से 10% हो गया, और नए बॉन्ड इश्यू हो गए मार्केट में, तो आपके इस बॉन्ड को कोई पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो बाजार में आपका बॉन्ड नीचे गिर जाएगा। सॉरी, यहां मैंने गलत लिख दिया, 7 नहीं 9% हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना दोस्तों। 8 रुपया 90 रुपए लगा के मिल रहा है, तो ये 9% हो गया ना, बढ़ गया। ठीक है, तो आपको यील्ड मैच करने के लिए, यानी बाजार में जो यील्ड चल रही है इंटरेस्ट रेट, उसको मैच करने के लिए क्या होगा, आपका जो बॉन्ड है वो मार्केट में सस्ते दाम का बिकने लगेगा। यानी 100 की चीज नीचे आने लगेगी, क्योंकि बाजार में इसके अल्टरनेटिव्स बेटर अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ बेटर अवेलेबल में जरा एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, तो आपको समझ आएगा सही से। ठीक है, तो अभी हम क्या सिनारियो देख रहे हैं, हम 2 सिनारियो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक सिनारियो हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट रेट यानी IR बढ़ने वाला, और एक देखने वाले हैं इंटरेस्ट रेट गिरने वाला। दोनों ही सूरत में कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूं इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला सिनारियो। चलिए, सिनारियो 1। तो मैंने आपको दिखाया कि इस सिनारियो में ये 8 रुपए देने वाला पर ईयर बॉन्ड, अगर इंटरेस्ट रेट 10 हो जाता है, एज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट ग्रो करके 8 से एक्चुअली 10 हो जाता है, 10, और अभी आप पहुंचे हो पड़ाव इस पे, यानी कि 2021 में हम हैं मान लो, तो मेरे पास कितने साल बचे हैं, 9 साल। तो यानी जो बायर है वो क्या सोचेगा कि अगर मुझे ये वाला बॉन्ड, जो अभिनेश के पास 100 वाला बॉन्ड है, ये लेने से मुझे घाटा है, क्योंकि मुझे मार्केट में 10% का बॉन्ड सीधा सीधे मिल रहा है, मैं अभिनेश का 2% का लॉस क्यों लूंगा। और दूसरी ओर अभिनेश क्या सोचेगा, जिसके पास ये बॉन्ड है, वो सोचेगा कि मुझे 2% का लॉस हो रहा है, 2% का लॉस हो रहा है। एक्चुअली में लॉस नहीं हो रहा, गारंटी तो उसको है, लेकिन उसे बाजार को देख के लॉस दिख रहा है कि बाजार में तो 10 का अवेलेबल है। तो 2% की जो लॉस हो रही है, और कितने साल तक होगी, 9 साल तक, तो टोटल लॉस कितनी होगी, 18% का। तो अभिनेश क्या सोचेगा, अरे यार, अगर मेरा ये वाला पेपर 15% की भी लॉस पे चला जाए, यानी 100 की जगह अगर मेरे को आज 85 भी मिल जाए तो चलेगा। तो ये जो बॉन्ड प्राइस है, जो 100 पे ट्रेड हो रहा था, वो कहां आके गिर जाएगा, 85 पे, क्योंकि अभिनेश 85 पे ये बॉन्ड बेचने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगला बॉन्ड अगर मैं खरीद लूंगा जाके 10 वाला, तो मैं मेकअप कर लूंगा अपनी लॉस को। तो ये 15 रुपए की लॉस जो एकदम से यहां से गिरी, देख रहे हैं, यहां सीधा जाने की बजाय ये आपका लॉस यहां पे गिर गया। तो ये जो गिरा, ये पहला लॉजिक आपको समझ आया कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट
बढ़ता है, आपने देखा यहां बढ़ा, तो क्या हुआ, बॉन्ड प्राइस गिरता है, और बॉन्ड प्राइस गिरता है, ये देखिए गिर गया। चलिए अब दूसरी बात यहां सीखने वाली है, अगर 9 साल की बजाय 9 साल की बजाय सिर्फ 1 साल बचा होता या 2 साल बचा होता, तो अविनेश को कितना लॉस दिख रहा होता, 4% का। तो ये 18 की जगह लॉस क्या हो जाती, 4% की। तो 4% की लॉस के लिए हो सकता है अविनेश 100 की चीज को कितने में बेचता उस दिन, 90 बोलता, चलो यार 2% लॉस लेके चला जाऊं 10 में, तो वो 2% की लॉस लेता, यानी 100 की चीज कितने में बेच देता, 98 की। तो जो मार्केट में फॉल आती वो कैसी आती, फिर से देखिए, मार्केट में फॉल आती, ये 100 की है, ये हल्का सा फॉल आता, हल्का सा, यानी 100 वाली चीज कितनी गिर जाती, हार्डली 98 गिर जाता। तो ये जो फॉल होती कम होती। तो यहां पे एक तीसरी चीज क्या सीखने को मिली कि वेदर दिस और वेदर दैट, दोनों में से जो भी सिचुएशन होगी ये डिपेंड करेगी मैच्योरिटी पे, ये डिपेंड करेगी मैच्योरिटी पे। तो मैंने आपको क्या लिखा था, ये वाला लाइन अब समझ आया, वी गेट पेड फॉर द रेसिडुअल ईयर्स, रेसिडुअल ईयर, जितना वक्त बचा होगा, जितना वक्त बचा होगा उतना हमें फायदा या घाटा दोनों ही मिलेगा। तो ये देखिए वही चीज यहां साबित हुई। तो पहली चीज आपको मैंने दिखा दिया कि अगर मार्केट में ये ऐसे गया इंटरेस्ट रेट, तो आपका प्राइस ऐसे जाएगा और रेसिडुअल इंपैक्ट पे फर्क पड़ेगा। अगर आपकी मैच्योरिटी लंबी बची है तो घाटा भी लंबा होगा, इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली कॉल लेना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं उल्टा, इंटरेस्ट रेट अगर गिर गया, इंटरेस्ट रेट अगर गिर गया तो समझो ये क्या हो जाता, एकदम उल्टी कहानी, 8 से मैं आके 6 पे आ जाता, ये फॉल हो जाता। इंटरेस्ट रेट गिरते, अभिनेश जो इसके पास ये बॉन्ड है वो क्या सोचता, वो सोचता वाह बेटा मेरे को तो प्रॉफिट हो गया, 2% का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पहले से खरीद लिया ये बॉन्ड। अगर कोई आज खरीदेगा तो उसे तो 6 मिलेगा, मैंने तो ये 8 पे खरीद लिया और मेरे पास 9 साल भी बचा है। तो सारी दुनिया अभिनेश के पीछे जाएगी, बोलेगी ये अभिनेश प्लीज मुझे ये बॉन्ड दे दो यार, तेरे पास 9 साल का बॉन्ड पड़ा हुआ है 8% का, अरे यार तू तो राजा आ गया यार। तो मैं बोलता ठीक है दूंगा, 9 साल में मुझे कितना प्रॉफिट होना है, 9 into 2 यानी 18% का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, इज इक्वल टू 18% का प्रॉफिट। तो मैं बोलूंगा चल भाई तू मेरे को 12% दे दे, चल 6% तू रख ले। तो यानी 100 की बॉन्ड कितने पे ट्रेड होगी दोस्तों, 100 वाली बॉन्ड 112 पे, क्योंकि अभिनेश बोलेगा 112 भी मिल जाए भाग, मैं भाग लूंगा यहां से कैपिटल गेन लेके। तो इस जो 12 रुपए उसने कमाया वो कैपिटल गेन हो गया। लेकिन आपने क्या देखा, कब कमाया, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरा, पुराने बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ गई, जिसमें ज्यादा वक्त बचा है वो ज्यादा बढ़ गई, जिसमें कम वक्त बचा है वो कम बढ़ गई। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों, ये वाला सिनारियो। जैसे आपको ये कंक्लूजन समझ आया तो मैंने आपको 3 कंक्लूजन, व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स बॉन्ड प्राइसेस राइज। अब इसी का रिवर्स, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस बॉन्ड प्राइसेस फॉल्स। सो ये अप होगा तो ये डाउन होगा तो प्राइस अप। यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि आपको ये पहले पता करना है कि इंटरेस्ट रेट का प्रोजेक्शन क्या है अगले 10 साल। अगर आपको इंटरेस्ट रेट का प्रोजेक्शन अप ट्रेंड है तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लोगे, और अगर डाउन ट्रेंड है तो अकॉर्डिंगली लोगे। अब बताइए, अगर मैं आज आप लोगों को बता दूं कि अगले 10 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो आप में से हर आदमी क्या करेगा, कोई भी बॉन्ड या ट्रांसफरेबल पेपर नहीं खरीदेगा, हर आदमी फिक्स डिपॉजिट में जाके पैसे लगाएगा आंख बंद करके, और उसको पता है कि हर मैच्योरिटी पे उसे बढ़ा हुआ रेट मिलने वाला है और उसका मजा आने वाला है जिंदगी में। तो वो क्यों मार्केट का कोई भी रिस्क लेगा, क्यों वो मार्केट में अपने बॉन्ड खरीद के कैपिटल लॉसेस लेगा। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड ही होने वाला है 99.9%, और आप उस बात से कन्विंस्ड हैं, समझते हैं देश को, इकोनॉमी को, तो आप फिर आंख पे पट्टी बांध के एफडी लगा के अपनी जीवन खराब नहीं करेंगे। आपका एक्चुअली कैपिटल गेन आना बहुत अहम हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा, ताकि उस कैपिटल गेन से आप अपना ये जो मैंने आपको बताया वाई, यानी आप अपनी री इन्वेस्टमेंट रिस्क को इस कैपिटल गेन से कवर करेंगे।
अब आपको समझ आ गया ये बॉन्ड क्यों यहाँ पे भागा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिर गया था। देख रहे हैं नीचे वाला इंटरेस्ट रेट गिर गया तो बॉन्ड प्राइस बढ़ गया। तो ये दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा ना। हायर द रेसिडुअल टेन्योर ऑफ अ बॉन्ड, मैंने आपको दूसरी लेसन आज की ये दी कि हायर द रेसिडुअल टेन्योर ऑफ द बॉन्ड हायर विल बी द प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी जितना दिन बचा होगा बॉन्ड, जितनी लंबी अवधि का होगा, इंटरेस्ट रेट के हर फॉल पे वो मजा उतना ज्यादा देगा। यानी कहेंगे कि जितना ज्यादा लंबा टेन्योर का बॉन्ड आपको हाथ लग जाए उसको खरीद लेना चाहिए, ताकि आपको इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड पे खूब मजेदार मजेदार एप्रिसिएशन मिलने का उम्मीद हो। करंट बॉन्ड यील्ड जो मार्केट की निकालने के फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है। मुझे क्या कूपन मिल रहा है, तो कूपन तो हमेशा फिक्स्ड ही मिलेगा। अब जैसे इस केस में हमने आपको बताया कूपन 8 है, तो बॉन्ड चाहे आप 100 का खरीदें चाहे 80 का, कूपन तो 8% मिलेगा ही ना आपको। तो इसलिए फॉर्मूले में आपको यहां तो आपको फेस वैल्यू के ऊपर कूपन लिखना है, तो यहाँ 8 लिखना है और या 9 लिखना है, जो भी आपका कूपन रेट है। मार्केट प्राइस जो भी बदलता रहेगा आप जितने पे लेंगे उसको 100 से गुना करेंगे, आपकी यील्ड आ जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर मुझे 8% मिल रहा था पहले जब 100 की फेस वैल्यू थी, तो मेरा 8% का रिटर्न था। लेकिन अगर यही पेपर मुझे आज के दिन में से 8 ही रुपया मिल रहा है इस पेपर पे, लेकिन पेपर मुझे 120 का मिलेगा, तो मेरा क्या यील्ड बैठेगा दोस्तों? कम से कम 6 के आसपास या उससे भी कम बैठनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो डाउनफॉल है, ये जो इसको कहते हैं यील्ड फॉल। तो यील्ड जब गिरती है, अगर आपको टीवी में न्यूज सुनाई दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 25 इयर्स की यील्ड गिर गई, तो आप क्या सोचेंगे? आपको समझ आएगा कि यील्ड गिर गई, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया। तो यील्ड गिरने का मतलब घाटा नहीं है, यील्ड गिरने का मतलब फायदा है। किसको? जो पहले से इन्वेस्टेड है। यानी तो जो पहले से इन्वेस्टेड है, जिसके पास पहले से बॉन्ड है, वो क्या चाहेगा? यील्ड का फॉल हो। हर यील्ड का फॉल मतलब कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है। खैर चलिए, इतना याद ना भी रखें, इतना तो याद रख लीजिए, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं ना। अब आपका सवाल था कि हम क्या उम्मीद लगाएं, तो मैं आपको 1996 से दिखा रहा हूं दोस्तों कि जो बैंक एफडी का रेट है और 2020 ये बैंक एफडी के रेट्स हैं। हमने आपको बोला था 14 का भी पीक हमने देखा हुआ है, तो जो 14 का पीक था कहीं दोबारा बना, जरा देखते हैं कहीं बना? अभी तक नहीं बना दोस्तों, और आगे बनने की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि गैप बहुत दूर का हो चुका है। चलिए फिर देखते हैं कि ये वाला 13.5 बना, ये भी नहीं बना। ये वाला लाइन देखते हैं, बना? नहीं बना। ये भी नहीं बना। ये पीक, ये भी दोबारा अभी तक नहीं बना। हर पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं दोबारा नहीं बन रहा है दोस्तों, सब एकदम नए बन रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि ये देश की तरक्की का चाल है, ये टोटल ग्रोथ है, और इसके हिसाब से ब्याज दरें गिर रही हैं, आगे भी गिरेंगी। तो जो आदमी बेचारे ने यहाँ पे एफडी लगा के अपनी जीवन की शुरुआत की होगी, उस समय उसकी उम्र 60 की रही होगी, तो आज करीब 20 साल बाद उसकी उम्र 80 की है। तो 80 पे भगवान की दया से जरूर जिंदा होंगे। आज लॉन्जेटिविटी हम लोग की लाइफ की सबकी बड़ी है। अगर वो दोनों मियाँ बीवी मंथली इनकम या क्वार्टरली इनकम एफडी से खाते थे, तो आज बेचारे का कहाँ आ गया। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ही 20% से रिड्यूस हो चुकी है, मतलब इस 20 साल में प्रिंसिपल ही रिड्यूस हो चुकी है। कितना? ऑलमोस्ट महंगाई के दौर पे लगा दो तो महंगाई तो अलग खा गया, लेकिन साथ में ये जो रिटर्न दे रहा था उनकी सर्वाइवल में, वो 50% से भी कम आ गया है। सो आधा हो गया है और महंगाई डबल हो गई है, तो क्या हाल होगा इनका। तो इसलिए हम लोगों को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि आगे भी मैं यही प्रेडिक्ट करता हूं, ऐसा ही होगा और ग्राफ और छोटी होगी। आज हम 14 की हिस्ट्री देख रहे हैं, फिर हम 7 को हिस्ट्री बन जाएगी। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि ये 7 से लेके 2 तक की फॉल हमें देखने को मिल सकती है। और देश जिस भी तरह से इस बार इंप्रूव करेगा आफ्टर कोविड, हमें ब्याज दर तो कम करना ही पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट रेट लो करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई हमसे कुछ भी सवाल पूछना चाहता है, अभी क्वेश्चन में पूछ ले और बताऊंगा मैं क्यों इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। क्योंकि बैंकों को डिसबर्समेंट करनी है, सरकार को इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, बिजनेसेस को फंडिंग करनी है, और भी बहुत चीजें हैं, और साथ में सरकार को अपनी लिएबिलिटी भी कम करनी है। सो इंटरेस्ट रेट का जो प्रेडिक्शन है, मेरा 10 ईयर्स का प्रेडिक्शन तो कुछ ऐसा है जो मैंने यहाँ ग्राफ आपके लिए खींचा है। मुझे तो यही लगता है कि ये जो स्टेजेस ऑफ अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क आएंगे, ये 1, 2,
3 या 5-5 साल के बड़े झटके अभी मिलने वाले हैं। एवरी 5 ईयर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को जब रिन्यू कराएंगे तो इतना बड़ा गैप मिलने वाला है अगले 5 साल में। दोस्तों, अलर्ट होने की बारी है, समझ की बारी है। आप आंख बंद करके पट्टी लगा के नहीं बैठ सकते, आपको यहां स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नाउ सो व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फिक्स्ड कूपन, यानी कि जो ब्याज दर मिल रहा था बैंक में वैसा मिलता रहे, प्लस मुझे कैपिटल गेन मिल जाए। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप री इन्वेस्टमेंट की जो ये डब्बे वाली रिस्क है ना, ये वाले पोर्शन, इसको मेकअप कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है पूरी सेशन को मैं एकदम एक जगह केंद्रित करूं तो आपको दो बात एकदम समझ में आ गई। ब्याज दर गिरता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। दूसरी बात आपको समझ आएगी कि ट्रांसफरेबल पेपर में कैपिटल गेन कमाने की उम्मीद रहती है, नॉन ट्रांसफरेबल में बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती। इसीलिए मैं अपनी पिच, अपनी भाषण को उस तरफ लेके आया कि ट्रांसफरेबल पेपर के थ्रू अगर हम अपना डेट देते हैं, गारंटी वहां भी है जैसे बैंक में है, यहां भी है। वहां भी यील्ड फिक्स है, यहां भी यील्ड फिक्स है। बस मतलब क्या है, यहां पे फ्लक्चुएशन होने के कारण इंटरेस्ट रेट के फॉल पे बॉन्ड प्राइसेस अप होंगी और आपको मिलेगा ये फायदा। वो जो कैपिटल गेन का आपको एक्सेस फायदा मिलेगा वो आपके री इन्वेस्टमेंट रिस्क को कवर करेगा। आपका सवाल अब आता है कि अविनेश, ये कैपिटल गेन आएगा कैसे मेरे पास, कौन देगा? क्या मैं तुम्हारे फोन करके ट्रेडिंग करूं या मैं बैठ के देखूं? तो जरा चलते हैं इस सवाल के जवाब को लेने और क्विकली हम अपने मुद्दे पे उतरते हैं। तो दोस्तों, पहली बार तो हम आपको यहां दिखाने वाले हैं, जरा देखते हैं भारत बॉन्ड। मान लो आपने मेरे कहने पे भारत बॉन्ड खरीद लिया, आपने फिक्स डिपॉजिट नहीं की, भारत बॉन्ड खरीद लिया क्योंकि आपको लगा हाँ अविनेश कह रहे हैं, इन्फिनिटी कह रही है कि हमको बॉन्ड लेना चाहिए, ट्रांसफरेबल बॉन्ड। तो लीजिए, हमने आपको भारत बॉन्ड दिला दिया। भारत बॉन्ड का जो ईटीएफ था, 20 मई को यील्ड कितनी है देख रहे हैं, 5.87। मैंने आपको क्या समझाया? यील्ड कम होना बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब भाव भाग गया। ये देखिए भाव कहां भाग गया, 1045। ये बॉन्ड इश्यू हुआ था दोस्तों 8% का, 8% का ये बॉन्ड आज 5% पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब जिन लोगों ने इसको खरीद लिया था उनको 45 रुपए की कैपिटल गेन आ चुकी है उनके सिस्टम में। और जो उनको गारंटीड रिटर्न है वो तो आ ही रही है, वो तो आ ही रही है, वो तो आती रहेगी। और देखिए, ये 23 में मैच्योरिटी था तो यहां 45 रुपए का कैपिटल गेन है, और ये 30 में मैच्योरिटी है, इससे लंबी है तो 58 रुपीज का कैपिटल गेन है। तो हमने आपको क्या समझाया था? लॉन्गर द टेन्योर, लॉन्ग हायर इज द गेन। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, ये भारत बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये जो प्राइस है दोस्तों, ये 1200 रुपए, 1100 रुपए भी हो जाएगी। आप देखते जाइएगा ये कैसे भाव भागेगी, तब हमें ये प्रॉफिट बुक करना रहेगा। और ये जो हमारा बॉन्ड ईटीएफ का मजा है, अभी जैसे जैसे टेन्योर कम होती जाएगी, ये बाद में गैप कम होता जाएगा, फाइनल मैच्योरिटी पे ये यील्ड जो पोर्टफोलियो की है वो मैच कर जाएगी, यानी सेम आ जाएगी। तो दोस्तों, नए खरीदार को, यानी जो आज खरीदेगा, उसको भारत बॉन्ड में फिर भी 7% की गारंटी मिल रही है, क्योंकि 1058 का वो 58 का कैपिटल गेन पे कर रहा है, लेकिन 7% की आज यील्ड बैठ रही है, तो उसको गारंटीड 7% 2030 तक मिलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली इस यील्ड से जो पुराने बायर हैं उनको जितना फायदा हो रहा होगा उसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। नाउ, तो दोस्तों, अभी भी बहुत चीजें बची हैं, और इस पूरी कहानी में मैं आपको जो दिखा रहा था भारत बॉन्ड, एक तरफ भारत बॉन्ड का मैं प्राइस भी आपको दिखाऊं, जरा एक सेकंड। भारत बॉन्ड ईटीएफ प्राइस, मार्केट में अगर आप इसका भाव देखें, ये देखिए प्रीवियस क्लोज 62 रुपए बंद हुई है कल, 1062 पे बंद हुई है एक बॉन्ड। 52 हफ्ते में ये 70 रुपए तक भी जा चुका है, यानी कि जब पीक टाइम होगा तो 70 भी गया होगा, और अपर सर्किट इसकी 1271 पे लगेगी। जिस दिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजना और चीजें आ जाएं कि हम ब्याज दर और गिराएंगे और बहुत तेजी से गिराएंगे, हो सकता है ये कहीं से कहीं चला जाए ना। दूसरी चीज, ये भी आपके लिए कठिन है। आप कहते हैं नहीं यार, मैं भारत बॉन्ड खरीदने के लिए आपको सिर्फ फोन करना है, तरुण, अमित सक्सेना, मोहित, मुझे किसी को, हेलो भाई मुझे इतने रुपए का खरीद दो, खत्म। आपको तो बस यील्ड पूछना है। ये ध्यान रखिए, जब भी आप भारत बॉन्ड खरीदेंगे, आपको खरीदते समय उस भाव पे क्या यील्ड बैठ रही है ये मेरी टीम आपको बताएगी।
आपको जब तक यील्ड ना पता हो मत खरीदिएगा, नहीं तो कल को आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आप फोन करेंगे कि भाई मुझे कितने का मिल रहा है, मान लो मोहित कहते हैं कि आपको 1078 का मिल रहा है, या अमित सक्सेना आपको बताते हैं कि 1058 का मिल रहा है, तो जैसे ही मेरा ट्रेडर यानी कि जेएम फाइनेंस में जो आपका डीमैट है, आप डीमैट में ही खरीद सकते हैं, पहले तो जान जाइए क्यों, क्योंकि ट्रांसफरेबल पेपर है, ट्रांसफरेबल पेपर्स डीमैट में ही खरीदी जा सकती है, ये बात तो आप लोग जानते हैं, तो इसलिए डीमैट होना जरूरी है। नहीं है डीमैट तो आज के दिन में डीमैट चुटकी में क्विकली खुलता है दोस्तों, किसी को भी अपना डीमैट खुलवाना हो एक फोन मारेगा और मेरे यहाँ प्रेम जी जो हैं वो खोल देंगे। आज के इस चार्ट में मैंने प्रेम का नाम इसलिए नहीं डाला था, वो सेकेंडरी मार्केट केस में है, मैं उनका अभी डिटेल्स आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, मिस्टर प्रेम सिंह जो मेरे यहाँ जेएम फाइनेंस में ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। तो ध्यान रखिए, मेरी कंक्लूजन यहां तक पहुंच गई कि भारत बॉन्ड फंड एक बेहतरीन यील्ड चार्ट है, आप कभी भी खरीद सकते हैं, डेली मार्केट टाइमिंग में खुला रहता है, एक चुटकी में आपको फोन करना है, रेट पूछना है और अपना यील्ड चेक करना है। अगर आपके यील्ड 7 से ऊपर मिल रही है, मैं तो कहूंगा आंख बंद करके ले लो, क्योंकि और भी बेनिफिट से मैं दिखाने वाला हूं। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे लोग थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन में मैं आपको दिखा रहा हूं इंडिया के बेहतरीन बेहतरीन बैंकिंग पीएसयू बॉन्ड फंड। अब ये जो बॉन्ड फंड्स हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यार मेरे को पैसा दे दो, मैं तेरा ज्वाइंटली खरीद दूंगा। जैसे कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड को आपने पैसा दे दिया, उसके यूनिट्स दे दिए, तो देखिए यील्ड क्या आ रहा है, 11.54% आ रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको 11.54%। और देखिए कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स की रेगुलेशन क्या है, ये सिर्फ बैंक में ही लगा सकते हैं और बैंक बॉन्ड्स में ही, ये कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में नहीं लगाएंगे, और गवर्नमेंट के ही बैंक या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं। तो देखिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, इन्होंने स्टेट बैंक का बॉन्ड खरीदा, ये सब बॉन्ड है, एफडी नहीं लगाया। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, स्टेट बैंक में एफडी लगाया होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक का डिबेंचर ले लिया, इन्होंने क्या किया, एग्जिम बैंक का सर्टिफिकेट यानी सीडी ले लिया, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का डिबेंचर ले लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये ट्रेडेबल ट्रेडेबल पेपर है इनके पास, और कितने के, 9% के, 9%, 842, 990 का आईसीसी बैंक का पेपर। तो आप जिस बैंक में एफडी रखते हैं 6-7% उनकी गरज पे आपको मिलती है, ये लोग वहां 9% की डिवेंचर ले रहे हैं और प्लस ट्रेडेबल बेनिफिट भी आपको पास कर रहे हैं, और वो आपको इस मार्केट में इनके एनएवी ग्राफ में दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो ट्रेडेबल बेनिफिट है, जब मार्केट में बॉन्ड के प्राइसेस गिरे तो इनका एनएवी गिरा, लेकिन इन्होंने धबाक से वहां पे चीजें खरीदी और ये फिर इनको बेनिफिट मिल गया। तो ये जो इनका कर्व चल रहा है, तो मैच्योरिटी कर्व चल रहा है, ये तो आपको जिस दिन भी आप 3 साल रुक जाएंगे, 4 साल रुक जाएंगे, देखिए कितने साल रुकेंगे तो ये आपका ब्लैक वाला ट्रू हो जाएगा। ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये जो ड्यूरेशन है बोल रहा है 3.68 ईयर्स तक रुकोगे तो ये ब्लैक ग्राफ तेरे लिए है, ये तब आप रोज रोज एनएवी मत देखो। लेकिन देखिए 3.68 ईयर पहुंचते पहुंचते ये जो गैप जमा हो गया दोस्तों, ये दिस गैप, दिस इज योर री इन्वेस्टमेंट रिस्क का कैपिटल गेन है, जो मैंने वहां पिक्चर दिखाई थी। तो आपको क्या चाहिए था, फिर से मैं याद दिलाऊं, तो देखिए आपको ये चाहिए था, हमारी सेशन की शुरुआत में आपको चाहिए था कि ये मेरा कवर हो जाए, यही तो चाहिए था ना दोस्तों, ये वाला, ये जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क 3% का नीचे दिख रहा है, ये वाला कवर चाहिए था, और देखिए मैंने वो आपको कहां से कवर दिया, ये कवर दे दिया। तो अगर आप बॉन्ड फंड के थ्रू थे तो इंटरेस्ट रेट गिरता है जितना, उतना आपका गैप बड़ा होता जाता है, उतना कैपिटल गेन बड़ा होता जाता है। आई होप मैं सक्सेसफुली समझा पाया अपनी ये बात, और आप लोगों को इसका नतीजा दिखाते हुए ये साबित कर पाया कि देखिए अगर हम बैंकिंग बॉन्ड फंड का जमघट निकाल लें, एक साथ पूरा उठा लें, तो ये देखिए 15% के रिटर्न, 12% के रिटर्न, 11% के रिटर्न, सारी एफडी हैं, वही बैंक है जहां आप पैसे लगाते हो, एसबीआई बैंकिंग। आप एसबीआई से बड़ा ट्रस्ट किस पे करते हैं, जाते हैं एसबीआई में एफडी कर देते हैं आंख बंद करके। अरे आप एसबीआई का बैंकिंग एंड पीएसयू में कर दो ना, तो रिटर्न देखो कहां चला जाता है, 11.19। नाउ लोगों को हमें समझाना क्या पड़ता है, लोगों को हमें समझाना पड़ता है साहब ये 11-19 जो आ रहा है आपका 1 ईयर रिटर्न, ये 3 साल के पर्सपेक्टिव में देखना होता है आपको, और इसको रोज रोज एनएवी नहीं देखनी होती है, क्योंकि इसकी एनएवी में वोलेटिलिटी होगी, लेकिन ऐसी नहीं जैसे शेयर बाजार में होती है। लेकिन देखिए जैसे ऐसी वोलेटिलिटी आई थी तो वो 2 दिन के लिए आई, 3 दिन के लिए आई, लेकिन इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रीएडजस्टमेंट। बाकी ये जो गारंटीड रिटर्न का ग्राफ है उससे नीचे नहीं जाएगा, वो तो उतना तो दे ही रहा है आपको। आपका जो यील्ड का जो बेसिक गैप है एनएवी का, वो चेंज होता जाता है,
और यही कैपिटल गेन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर आप ये 3 साल, जैसे एसबीआई बैंकिंग पीएसयू आपसे कितना दिन कह रहा है, वो आपसे कह रहा है 3.9, यानी 4 साल के लिए कह रहा है लगाओ। तो ये उसकी टेन्योर है। जैसे बैंक में आप एफडी करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आप अपने मेरे टीम मेंबर से पूछेंगे कि भाई अमित जी, तरुण, गणेश, कितने दिन का लगाना है बताओ, तो वो बताएंगे आपको कि सर ये वाला का 4 साल है, उसका 3 साल है, उसका 2 साल है। और एकदम सेफ, एकदम सेफ म्यूचुअल फंड है, गारंटीड है। किसी भी तरीके का पेपर्स जो इनके पास है, देख रहे हैं, ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स है, बैंकिंग पीएसयू है, सेबी देख रही है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। डाइवर्सिफिकेशन इतनी है कि अगर एक आध बैंक डूब भी गई तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है। देखिए 1.121% एक बैंक में एक्सपोजर है। कुछ इस बैंक को हो भी गया तो आपका 100 रुपया 99 रुपए 80 पैसे बन के बैठा रहेगा, क्या जाना है आपका, क्या जाएगा, या 98 रुपए 80 पैसे बन के बना रहेगा। तो सेफ्टी तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए मैं वापस आता हूं और ये दोनों चीजों के साथ कंक्लूड करता हूं, और ताकि आपका आज का ये सेशन आपको फायदा दे। जो हमारा इंटेंशन था कि हम आपको फिक्स्ड कूपन और कैपिटल गेन की स्टोरी से वाकिफ करा पाए। मैंने आपको फिक्स्ड कूपन के साथ कैपिटल गेन के सारे स्टोरीज, कैलकुलेशन समझा दिए। दैट्स व्हाई यू नीड टू बाय ट्रांसफरेबल बॉन्ड्स। ये बात आपको समझ आ गया, जो मेरा बेसिक सार था। और डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट के लिए मैंने भारत बॉन्ड का एग्जांपल दिया, और मिस्टर प्रेम सिंह हमारे यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, यानी कि जो आपके डीलर हैं जिनको आप फोन करते हो, तो प्रेम का नंबर 4010, नो सॉरी मोहित अभी लिख देंगे अभी चैट में, मुझे शायद ये लैंडलाइन नंबर याद नहीं, मैं अभी शेयर कर दूंगा। थ्रू बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड हमने आपको दिखाया कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ये ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो या तो आप डायरेक्टली बॉन्ड डीमैट में खरीदें या हमारे से म्यूचुअल फंड मांग लें। हमारी टीम आपको बेहतरीन म्यूचुअल फंड इसमें से शॉर्ट करके देगी। 2 या 3 नाम हमने आपको यहाँ दिखाए, जिसमें से एसबीआई बैंकिंग पीएसयू, कोटक, और इसी तरह 1-2 और हैं जो हम एक्सिस, जिसको हम प्रमोट करते हैं आपके सामने। तो प्लीज मेरी टीम आपको बताएगी। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस आपको समझ आ गया कि यील्ड बेटर बैठती है। एक ऐसी शील्ड है जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट से और री इन्वेस्टमेंट रिस्क से आपको बचा सकती है। इसके अलावा कोई हथियार नहीं है फाइनेंस की दुनिया में जो आपको री इन्वेस्टमेंट रिस्क से बचा सके। इकलौता हथियार है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। लिक्विडिटी एनी टाइम है, आपको कोई बंधन नहीं है। आप 3 साल के लिए लगाएं बहुत अच्छा है, 4 साल के लिए लगाएं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जब चाहें निकाल सकते हैं। एनुअल कैश फ्लो भी चाहें तो ऑप्शन है दोस्तों इसमें, एसडब्ल्यूपी कहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा लो कि साल में जितना भी मेरा बढ़ा है मुझे दे दो, तो वो भी ऑप्शन इसमें है। आप साल की टोटल कमाई ले सकते हैं। और साथ में एटीपी भी है दोस्तों। बहुत सारे लोग, इसको हम एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान कहते हैं, यानी आपका मान लो 1 साल हुआ और बॉन्ड वाला फंड आपका पहुंचा 100 से 104, तो आप 4 रुपए का ट्रांसफर इक्विटी में चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं, ताकि पूंजी आपकी बनी रहे और जो एप्रिसिएशन है सिर्फ उसको आप इक्विटी में ले जाओ। तो ये जो ऑप्शन है इसको एटीपी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने आप को रिस्क यानी वेल्थ इन्हांसमेंट के लिए 4 साल 10 साल के लिए लगा देते हैं इस तरह के बैंकिंग पीएसयू बॉन्ड फंड में, और उसकी जो ऊपरी कमाई है उसको ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी में, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली। मंथली हम मना करते हैं, इसलिए आप क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली एटीपी एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान भी ऑप्ट कर सकते हो। टैक्सेशन तो बेटर है ही है, उसका जवाब ही नहीं। वो देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड के अगर डेट फंड और या फिर सेकेंडरी मार्केट से भारत बॉन्ड फंड कुछ भी आप खरीदते हैं, दोनों ही केस में अर्निंग फ्रॉम द सेल आर टैक्स्ड एज पर द कैपिटल गेन। इनकम टैक्स में नहीं लगना है आपको, कैपिटल गेन लगना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर टैक्स्ड एट फ्लैट 10%, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये जो रूल है ये बहुत बड़ा रूल है कि आपका कैपिटल गेन में आ जाता है, जो गेन आप जनरेट करते हो इनसे, म्यूचुअल फंड से या सेकेंडरी मार्केट से। ऑब्वियसली इसमें जो स्टे पीरियड है वो 3 इयर्स का होता है, यानी ये वाली फैसिलिटी अवेल करने के लिए, जो मजा मैं दिखा रहा हूं टैक्सेशन का अवेल करने के लिए, 3 साल आपको टेन्योर हमें देनी पड़ती है, और तो ही आपको बहुत टैक्स एफिशिएंट मजा आता है। नॉन ट्रांसफरेबल प्रोडक्ट में आप किसी भी वक्त बेचो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपको तो भाई पूरा का पूरा इनकम टैक्स में चला ही जाता है। सो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको मजा देता है। नाउ कुछ लोग क्लैरिटी चाहते हैं टैक्सेशन का, तो उनके लिए बता दूं कि अगर आप एक्सचेंज से खरीदते हैं
यानी कि सेकेंडरी मार्केट से, जैसे जीएम में मैंने कहा खरीदते हैं, तो अगर वहां से खरीदा और बेचा, यानी 1058 का खरीदा और 1200 का बेच दिया, और वो शॉर्ट टर्म गेन है, पीरियड 12 महीने से कम है, तो जो भी आपकी इनकम टैक्स की स्लैब है उस पर चलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 12 महीने बाद ही आ जाती है, तो म्यूचुअल फंड में तो आपको 3 साल बाद, यानी 3 साल रुकने के बाद कैपिटल गेन बनता है, लेकिन बॉन्ड मार्केट से यानी एक्सचेंज से अगर आप खरीदते हो डीमैट में, तो 12 महीने बाद ही वो कैपिटल गेन बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप लिस्टेड एक्सचेंज से बॉन्ड खरीदते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दे सकते हैं। और सो थैंक यू विद दैट। और मैं आपने सजेशंस और फीडबैक हमें पोस्ट करते रहिए, कभी कभी बताइए कि आप क्या कोर्स और पढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी कल परसों कुछ लोगों ने डाला कि मुझे ऑप्शंस के बारे में सीखना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो हम उसका भी क्लास करने जा रहे हैं। अगला क्लास हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप फीडबैक देते रहिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं।